नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है नागपुर मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों नागपुर मेट्रो का जो एग्जिस्टिंग रूट है उसको और भी एक्सपांड करने के लिए नागपुर मेट्रो में सीताबुर्दी से 0 माइल कस्तूरचंद पार्क के बीच में एक न्यू स्ट्रेच को पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है एंड साथ साथ में दोस्तों इसको इनॉग्रेट भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो स्ट्रेच है ये अराउंड 1.6 किलोमीटर लंबी है, जिसको नागपुर मेट्रो के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंतर्गत ओपन किया गया है, जिसको दोस्तों नागपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो ऑरेंज लाइन है ये नागपुर मेट्रो में सीताबुर्दी से खपरी नेटवर्क के बीच में है, जो कि ऑपरेशनल हो चुकी है। एंड वहीं दोस्तों सीताबुर्दी से लेकर ऑटोमोटिव स्क्वायर के बीच में इस ऑरेंज लाइन को और भी एक्सपांड या फिर बिल्ड किया जा रहा है। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत इस 1.6 किलोमीटर की स्ट्रेच को ओपन किया गया है, जो कि दोस्तों नागपुर के रेजिडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये 1.6 किलोमीटर की स्ट्रेच है ये नागपुर के उन एरिया से होकर गुजरती है जो कि काफी ज्यादा कंजेस्टेड माने जाते हैं। एंड यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एंड वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 1.6 किलोमीटर की स्ट्रेच है ये नागपुर में विधान भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल म्यूजियम, संविधान चौक, मॉरिस कॉलेज यहाँ पर से होकर गुजरने वाली है। तो यहाँ पर नागपुर मेट्रो से काफी अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात स्टेट में लॉन्च हुए कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू गुजरात स्टेट के सोमनाथ में कई सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है एंड साथ ही साथ में कई सारे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों आपको डिटेल में बताऊं तो गुजरात के सोमनाथ टेम्पल के पास में एक प्रोमिनेंट को बनाकर इनॉग्रेट कर दिया गया है, जिसको दोस्तों पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी कि प्रसाद स्कीम के अंतर्गत 47 करोड़ रुपीज की लागत से बनाकर कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों सोमनाथ के पास में एक एग्जीबिशन सेंटर को भी इनॉग्रेट किया गया है, जिसको सोमनाथ में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में सेटअप किया गया है एंड ये ओल्ड सोमनाथ टेम्पल के जो डिसमेंटल पार्ट्स हैं उनको एग्जिबिट करता है। एंड दोस्तों इसी के साथ साथ में सोमनाथ टेम्पल के पास में प्रीसिंक्ट, जिसको सराउंडिंग एरियाज भी कहा जाता है, उसको भी डेवलप किया गया है, जिसको डेवलप करने के लिए 3.5 करोड़ रुपीज स्पेंड किए गए हैं एंड दोस्तों इसको भी इनॉग्रेट कर दिया गया है। और वहीं दोस्तों बात करें फाउंडेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में तो सोमनाथ टेम्पल के पास में श्री पार्वती टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन स्टोन हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रख दिया गया है, जिसको सोमपुरा सलाद स्टाइल में डेवलप किया जाएगा एंड इस टेंपल में गर्भगृह है एंड नृत्य मंदिर को डेवलप किया जाएगा। एंड दोस्तों इस टेंपल के डेवलपमेंट के लिए 30 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। एंड दोस्तों इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा और भी कई सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन तो रखा गया है, जो कि आने वाले समय में हमें गुजरात के सोमनाथ में दिखने वाले हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश स्टेट में होने वाली कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट, एक और अमेरिकन मल्टीनेशनल आईटी सर्विसेज कंपनी मैक सॉफ्टवेयर एंड वहीं दोस्तों एक और अमेरिकन बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द पेप्सिको ग्रुप, इन तीनों ग्रुप ने डिसाइड किया है कि वो यूपी स्टेट में उनकी यूनिट्स को सेटअप करेंगे एंड इसके चलते वो यूपी स्टेट में कम्युलेटिवली 2866 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों आपको इंडिविजुअली बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट एंड मैक सॉफ्टवेयर के द्वारा यूपी के नोएडा में उनकी यूनिट्स को सेटअप किया जाएगा, जबकि पेप्सिको ग्रुप के द्वारा यूपी के मथुरा में उनकी यूनिट को सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट को नोएडा में उनकी यूनिट सेटअप करने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 60,000 स्क्वायर फीट की लैंड अलॉट कर दी गई है, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंडिया में उनका लार्जेस्ट सेंटर सेटअप किया जाएगा, जबकि दोस्तों एज ऑफ नाउ इनके पास में हैदराबाद में इनका लार्जेस्ट सेंटर है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट सेंटर है। एंड दोस्तों इस लार्जेस्ट सेंटर में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अराउंड 1014 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिसके थ्रू इनका प्लान है कि वो 3500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। एंड वहीं दोस्तों बात करें मैक सॉफ्टवेयर की तो इसको भी नोएडा में 16,350 स्क्वायर फीट लैंड अप्रूव कर दी गई है, जो कि नोएडा के सेक्टर 145 में अप्रूव की गई है। एंड यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी की तरफ से 252 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जहां पर इनका प्लान है कि ये 2500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और वहीं दोस्तों बात करें पेप्सिको की तो उनके द्वारा यूपी के मथुरा के कोसीकला में उनकी पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा, जहां पर उनकी तरफ से 800 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जाएगी एंड साथ ही साथ में 1500 जॉब्स भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो दोस्तों देखते हैं कि इन तीनों ग्रुप के ये प्लान्स कब तक हमें देखने को मिलते हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे साउदर्न एरिया में बनने वाले एक न्यू एक्सप्रेस वे को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी वन ऑफ द साउदर्न स्टेट कर्नाटका में मैसूरू मदिकेरी एक्सप्रेस वे के लिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है उनकी तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि इस एक्सप्रेस वे का जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है वो एक अच्छे खासे लेवल पर पहुंच चुका है। एंड दोस्तों इसी के चलते अगले साल जून 2022 से इस एक्सप्रेस वे का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जो मैसूरू मदिकेरी एक्सप्रेस वे है ये अराउंड 93 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है, जो कि 4 to 6 लेन वाला बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड हाईवे होने वाला है। एंड दोस्तों इस एक्सप्रेस वे के अंतर्गत 3 बड़े बाईपास का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिनकी टोटल लेंथ 84 किलोमीटर की होने वाली है। एंड दोस्तों ये एक्सप्रेस वे कर्नाटका में मदिकेरी से स्टार्ट होकर मैसूरू के पास में पश्चिम वाहिनी में जाकर टर्मिनेट होगा, जहां से इसको बेंगलुरु मैसूरू 10 लेन एक्सप्रेस वे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों वैसे ये जो एक्सप्रेस वे है ये नेशनल हाईवे 275 का एक पार्ट होने वाला है एंड उसी के अंतर्गत इसको
डेवलप किया जाएगा। और वहीं बात करें इसकी थोड़ी डिटेल की तो इसके अंतर्गत कुशाल नगर, पैरिया पटना एंड हुंसूर में 3 बड़े बड़े बाईपासेस का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैसूर से मधुकेरी के बीच में जो एग्जिस्टिंग रूट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है, जिसके चलते दोस्तों एक न्यू एक्सप्रेसवे की जरूरत थी। एंड दोस्तों इसी के चलते ये प्लान बनाया गया है कि इस 3,883 करोड़ रुपीज़ के एक्सप्रेसवे पर काम किया जाएगा, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क जून 2022 में स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड साथ साथ में हमारे देश में डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर से लड़े जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 5th एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। एंड दोस्तों इसको इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको IDX-DIO भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है। सो बेसिकली दोस्तों ये IDX-DIO है इस तरह का प्रोग्राम है जिसको हमारे देश के डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर है उसको सेल्फ रिलायंस बनाने एंड साथ ही साथ में इस सेक्टर से रिलेटेड जो न्यू इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेवलप करने के लिए लॉन्च किया गया है। एंड नाउ दोस्तों इस 5th एडिशन के अंतर्गत हमारे देश में जो एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा 35 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अनवेल की गई हैं, जिसमें दोस्तों 13 सर्विस सेक्टर से हैं एंड वहीं 22 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की तरफ से रिलीज की गई हैं, जो कि दोस्तों सिचुएशनल अवेयरनेस, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरक्राफ्ट ट्रेनर, 5G नेटवर्क, नॉन लीथल डिवाइसेस, डाटा कैप्चरिंग, इन सभी मेन इंपॉर्टेंट एरिया से रिलेटेड हैं। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम के जो प्रीवियस एडिशन था वहां पर 80 से ज़्यादा स्टार्टअप्स 40 से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एरियाज में विनर निकल कर आए थे। तो दोस्तों देखते हैं कि हमें इस बार यहाँ पर कितने विनर्स देखने को मिलते हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलुरु मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों बेंगलुरु मेट्रो का जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको एक्सपांड करने के लिए बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिनके BMRCL के द्वारा एक लोन एग्रीमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में साइन कर लिया गया है। एंड नाउ दोस्तों इस लोन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बेंगलुरु मेट्रो का जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसके एक्सपांशन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से 3,643 करोड़ रुपीज का लोन प्रोवाइड करवाया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों इसके अंतर्गत बेंगलुरु मेट्रो के जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, जिसमें से एक आउटर रिंग रोड को कनेक्ट करने वाला है एंड वहीं जो दूसरा है वो एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाला है, इनका डेवलपमेंट किया जाएगा, जिनकी लेंथ टोटल 58.19 किलोमीटर की होने वाली है। एंड रिसेंटली दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन दोनों रूट्स को अप्रूव कर दिया गया है, जो कि बेंगलोर मेट्रो का फेज 2A एंड फेज 2B है। एंड दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर 14,788 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। और क्योंकि दोस्तों बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया है, तो ऐसे में ऑब्वियसली बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास में जो फंड्स है उनकी शॉर्टेज तो नहीं है। एंड इसी के चलते BMRCL के द्वारा इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाने वाला है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि अभी बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इन दोनों फेजेस के लिए 293 करोड़ रुपीस के और भी लोन एग्रीमेंट साइन किया जाने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों आज़ादी के अमृत महोत्सव के ओकेजन पर साथ ही साथ में हमारे देश की जो खादी इंडस्ट्री है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के द्वारा हमारे देश के 75 रेलवे स्टेशन पर खादी की एग्जीबिशन कम सेल स्टॉल्स को सेटअप कर दिया गया है, जहां पर दोस्तों जो खादी प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचा जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों जो 75 खादी स्टॉल्स हैं इनको हमारी रेलवेज के 75 बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में इंस्टॉल किया गया है, जिनके बारे में आपको बताऊं तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, CSMT मुंबई, एर्नाकुलम, जयपुर, आगरा, अहमदाबाद, हावड़ा, नागपुर, सूरत, अंबाला कैंट, भोपाल, पटना, ग्वालियर, बेंगलोर, लखनऊ, ये कुछ बड़े स्टेशन हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेशन पर इन खादी स्टॉल्स को इंस्टॉल किया गया है। और दोस्तों ये जो खादी स्टॉल्स रहने वाली हैं ये अगले 1 साल यानी कि जो अगला इंडिपेंडेंस डे आएगा तब तक कंटिन्यू रहने वाली है। और वहीं बात करें इनकी थोड़ी सी डिटेल के बारे में, तो इन खादी स्टॉल्स में खादी आइटम्स जैसे कि खादी कॉस्मेटिक्स, फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट्स, हनी, पोल्ट्री, ईटेबल्स, इस तरह की थिंग्स को सेल किया जाएगा। एंड दोस्तों हमारी रेलवेज के अकॉर्डिंग इन खादी स्टॉल्स को हमारे रेलवे स्टेशन पर सेटअप करना काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, बोथ हमारी जो खादी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी एंड साथ साथ में जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि दोस्तों रेलवेज के अकॉर्डिंग हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं वो एक हमारे देश में इकलौती प्लेस हैं जहाँ पर डेली लार्ज बेसिस पर हमारे देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो आते जाते रहते हैं। एंड दोस्तों वो अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो खादी स्टॉल्स है वहाँ से उनके खादी प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलुरु बेस्ड B2B मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन सोल्यूशन प्रोवाइडर स्टार्टअप ZWork की तरफ से, जहां पर दोस्तों स्टार्टअप की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि इन्होंने रिसेंटली एक न्यू फंडिंग राउंड में $105 मिलियन की फंडिंग रेस कर ली है, जो कि दोस्तों इंडियन रुपीस में अराउंड 782.5 करोड़ रुपीस की होती है। एंड दोस्तों नाउ इस फंडिंग के थ्रू इस स्टार्टअप ने हमारे देश का जो यूनिकॉर्न क्लब है उसको ज्वाइन कर लिया है एंड ये हमारे देश का 25th यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है। सो बेसिकली दोस्तों स्टार्टअप ने ये न्यू फंडिंग एक सीरीज फाइनेंशियल राउंड में रेस की है,
जहां पर स्टार्टअप्स के अकॉर्डिंग जो फंडिंग राउंड था वो $150 मिलियन पर जा सकता था, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ $105 मिलियन पर ही गया है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी ये जो स्टार्टअप है इनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर चली गई है एंड ये हमारे देश का लेटेस्ट यूनिकॉर्न बन चुका है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूंगी जो स्टार्टअप है ये जस्ट 2 साल ही पुराना है, जिसको 2018 में स्टेब्लिश किया गया था। एंड दोस्तों आज से 6 महीने पहले स्टार्टअप ने $120 मिलियन की फंडिंग रेस की थी, जिनके बाद इनकी वैल्यूएशन $600 मिलियन पर पहुंच गई थी। एंड नाउ दोस्तों एक और न्यू फंडिंग के बाद में इनकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ऊपर चली गई है एंड ये यूनिकॉर्न बन चुका है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमें रेगुलर बेसिस पर इस तरह के और भी यूनिकॉर्न्स देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। पर अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।